हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों के सामने अपन ने रीट मेंस का बैच फ्री कर रखा है, उसको शुरू कर दिया है यूट्यूब पर। और उसकी शैक्षिक परिदृश्य वाली जो क्लास है वो सुबह आपको 8 बजे मिल जाती है। उसी श्रृंखला में मैंने कहा था कि जो साइंस मैथ है उसका कंप्लीट बैच करवाया जाएगा। कंप्लीट का मतलब साइंस मैथ भी करवाई जाएगी, आपको टीचिंग मेथड कराए जाएंगे। और उधर जो कॉमन चल रहा है सारे लेवल 1 का लेवल 2 का, वो कॉमन सिलेबस वहाँ करवाया जाएगा। ये शाम को आपको 8 बजे जो क्लास मिलने वाली है, ये मिलने वाली है साइंस मैथ और इनके टीचिंग मेथड की। तो आज से अपन यहाँ शुरू कर रहे हैं साइंस मैथ को। यानी ये वीडियो उन सभी को देखना है जिनका जो सेकंड लैंग्वेज है, यानी जिनका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, साइंस मैथ है। साइंस मैथ में कौन अपीयर हो सकते हैं? वो साथी अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने साइंस मैथ से क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, और उन्होंने रीट दी है अपनी प्री जो रीट थी वो किससे दी है, साइंस और मैथ से दी है। ठीक है, तो जो भी साथी साइंस मैथ से, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस करेंगे जैसे जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है। मैंने पहले कह दिया था पहले फिजिक्स को शुरू करेंगे, तो आज से अपन फिजिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर टीचिंग मेथड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी साथी विजिट कर रहे हैं चैनल पे और पहली बार ही विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अन्य साथियों तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी ये शानदार कंटेंट मिल सके। आओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का अपना पहला जो चैप्टर रहने वाला है, ये चैप्टर है गति एवं गति के नियम। यानी गति क्या होती और गति के नियम क्या होते हैं, अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। वही मेरा तरीका है पढ़ाने का, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट वगैरह ना हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गति की। गति क्या होती है? देखो, गति हमें दिखाई दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। कोई प्रेषक होता है, वो समय के सापेक्ष किसी वस्तु में परिवर्तन को देख लेता है, तो वही वस्तु गति की अवस्था में, और समय के साथ में उस पिंड में या वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं समझाऊं, ये कोई बस है, मान लो। यदि ये कुछ समय बाद में यहाँ आ जाती है और कुछ समय बाद में यहाँ पर आ जाती है, और एक लड़का है वो यहाँ पर ही खड़ा रहता है, तो उसके सापेक्ष पहले दूरी इतनी हुई, फिर दूरी इतनी हुई, फिर दूरी इतनी हुई। इसका मतलब इसको लग रहा है कि ये वस्तु है, ये क्या है, गतिशील है। लेकिन अपन ऐसे मान लेते हैं, अपन बस के अंदर बैठे हैं और बस को अपन ने क्या कर दिया है, पूरी तरह से पैक कर दिया है। बस को पूरी तरह से अपन ने क्या कर दिया है, पैक कर दिया है। अब उसमें कोई सीट है, यानी सीट के ये एक सीट है और यहाँ दूसरी सीट है। यदि यहाँ वाला वस्तु के सापेक्ष ये सीट है, ये इसको विराम की अवस्था में लगती है, बस यही है। यानी समय के साथ में इसको ऐसे लग रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि अपन बस में ही रहे और बस के बाहर नहीं देखे तो अपने को ऐसे लग रहा है कि बस गतिशील नहीं है, लेकिन बस तो गति करती है। इसका मतलब प्रेषक को समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नजर आए तो वह वस्तु क्या है, गति की अवस्था में, अर्थात वह क्या है, मोशन है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब इसकी देखते हैं। प्रत्येक वस्तु या तो विराम है या फिर क्या है, गति की अवस्था में होती है। कोई भी वस्तु है या तो वह कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में, या वो गति की अवस्था में है। यानी या तो वो पड़ी हुई है तो विराम है, या फिर गति की अवस्था में है। यदि समय तथा प्रेषक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो तो वह विराम की अवस्था में है। तो वह कौन सी अवस्था में होती है, विराम की अवस्था में। यानी समय के साथ में उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, किसके सापेक्ष, प्रेषक के सापेक्ष। लेकिन कई बार प्रेषक के सापेक्ष वस्तु में तो गति होती है लेकिन प्रेषक को दिखाई नहीं देती है। यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह प्रक्रिया गति या मोशन कहलाती है। यानी प्रेषक के सापेक्ष, यानी जो समय के सापेक्ष है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वह आपकी कौन सी अवस्था है, गति की अवस्था है, जो मैंने शुरू में आपको समझाती थी। क्लियर? अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है गति के प्रकार। ये देखो, गति के प्रकार है खूब सारे, जिनको अपन देखने वाले हैं। गति के प्रकार के अंदर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है विमीय आधार पर, यानी विमीय, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय विमा के आधार पर। एक विमीय गति,
द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। पथ के आधार पर, पथ का मतलब रास्ता, रास्ते के आधार पर किस प्रकार से रास्ता तय करती है? स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन या कंपन गति और प्रक्षेप्य गति। ये पथ के आधार पर 4 प्रकार है: स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन, कंपन, प्रक्षेप्य गति। और दोहराव के आधार पर यानी आवर्त गति और सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, दोहराव के आधार पर एक तो आवर्त गति होती है और एक सरल आवर्त गति है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको अपन समझेंगे। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करेंगे विमीय आधार पर गति। किस आधार पर? विमीय आधार पर गति। एक विमीय गति, एक विमीय का गति का मतलब होता है केवल एक विमा में परिवर्तन हो। जैसे अपन में बात कर लूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, केवल एक में परिवर्तन होता है तो ये कहलाती है एक विमीय गति। यदि पिंड एक सरल रेखा में गति करे तो उसको एक विमीय गति कहते हैं। कोई पिंड है वो एक सरल या सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं, यानी उसमें घुमाव नहीं आना चाहिए। सीधी सड़क पर कार की गति एक विमीय गति होती है। पिंड की स्थिति दर्शाने के लिए, पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक निर्देशांक की ही आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं एक विमीय गति। उसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उदाहरण का आता है कि निम्न में से कौन सा एक विमीय गति का उदाहरण है? तो सीधी सड़क पर वाहन की जो गति होती, सीधी सड़क, घुमाव नहीं आना चाहिए, घुमाव आएगा तो चेंज हो जाएगा। सीधी सड़क पर वाहन की गति, निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, दोनों, यदि ऊपर से यदि मैं किसी वस्तु को गिराता हूं तो सीधी सरल रेखा में गमन करती है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करते हैं द्विविमीय गति। कौन सी गति? द्विविमीय गति। द्वि, नाम में द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है बच्चों? द्वि का मतलब होता है दो, यानी द्विविमीय गति में दो जो निर्देश तंत्र होते हैं वो काम में आएंगे। यानी वस्तु दो विमाओं में गति करे। कितनी विमाओं में गति करे? दो। स्थिति दर्शाने के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया, यानी इसका x निर्देशांक भी बढ़ता है और y निर्देशांक भी बढ़ता है। यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ ये x1 y1 है और यहाँ क्या हो जाता है? x2 y2 हो जाता है। तो दोनों निर्देशांक में परिवर्तन होता है तो वह क्या है? वह आपकी द्विविमीय गति है। जैसे तोप से दागे गए गोले की गति, यानी वो कितनी दूर जा रहा है और कितनी ऊंचाई से होकर जा रहा है, तो दो विमाओं में परिवर्तन हो गया, तो यह है द्विविमीय गति। नदी में नाव की गति, नदी के अंदर नाव है वो दो विमाओं में जा सकती है, इधर जाके इधर घूम सकती है, इधर घूम सकती है, लेकिन ऊंचाई में नहीं उठ सकती, इसलिए ये द्विविमीय है। और हवा में बॉल की गति, बॉल की गति भी करवाते हैं, तो बॉल की कितनी दूर जाके गिरेगी, कितनी ऊंचाई तक गिरी है, दो ही चीज हुई है, तो ये जो गति है वो ये द्विविमीय गति है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद में बात करेंगे त्रिविमीय गति। कौन सी विमीय? त्रिविमीय। तीन ही होती है, एक्स वाई और जेड। पिंड की ऐसी गति जिसमें उसकी तीनों विमाएं परिवर्तित होती है। कितनी विमाएं परिवर्तित होती है? तीनों विमाएं परिवर्तित होती है, उसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। क्लियर है? निर्देशांक एक्स वाई जेड की आवश्यकता होती है, यानी गति की, यानी वो पिंड है, उस पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए न्यूनतम एक, यदि निर्देश की आवश्यकता है तो एक विमीय गति, दो की आवश्यकता है तो द्विविमीय में, और तीनों की आवश्यकता है तो त्रिविमीय गति। उदाहरण क्या है? उदाहरण इसके हैं आकाश में पतंग की गति, यानी पतंग इस प्रकार से कैसे भी गति कर सकता है, इसका मतलब उसके तीनों निर्देशांक में, लंबाई में भी, ऊंचाई में भी, चौड़ाई में, तीनों निर्देशांक में परिवर्तन होता है। गैसीय अणुओं की गति, गैसीय अणु भी ऐसे कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई निश्चित गति नहीं होती, तो यह है क्या है? द्विविमीय गति। और पक्षी की गति, अब आपको पक्षी की गति का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कोई मक्खी की गति, कुछ भी हो, इस प्रकार की गति जिसका मार्ग है वो अनिश्चित होता है, वह आपकी कौन सी है? त्रिविमीय गति। उसके बाद में पथ के आधार पर, किसके आधार पर? पथ के आधार पर गति। पथ के आधार पर अपन ने चार प्रकार की बात की थी, तो उसमें सबसे पहले स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय का नाम ही स्थानांतरीय, इसका मतलब क्या होगा? स्थानांतरण होगा। स्थानांतरीय गति का मतलब क्या होगा? स्थानांतरण होगा, यानी जो पिंड है
वह अपनी मूल अवस्था से अलग किसी दूसरी अवस्था पर चला जाता है तो उसको बोलते हैं स्थानांतरीय गति। यानी इस गति में पिंड का स्थान परिवर्तित होता है। स्थान में क्या हो जाता है भाई, स्थानांतरीय गति में स्थान में परिवर्तन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं। यानी कोई पिंड है, यानी ये कोई कार है, इस कार के जो सारे कण हैं वो सारे कण एक समान वेग से गति करते हैं। किस वेग से गति करते हैं? एक समान वेग से गति करते हैं। किसमें? स्थानांतरीय गति में। जैसे पृथ्वी की गति, किस किस की गति की बात करेंगे अपन? पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति है वो कैसी है? स्थानांतरीय गति है। उसके बाद में ट्रेन की गति है, गैसीय अणुओं की गति है। ये सारी की सारी जो गतियां हैं वो कौन सी है? स्थानांतरीय गति है। इसमें कौन कौन सी गतियां आती है? स्थानांतरीय गति में पहली जो गति आती है वह आती है सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। यानी पिंड या कण सीधी रेखा में गति करता है, ये तो उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। यानी जो एकविमीय गति थी ना, कौन सी? एकविमीय गति। वो एकविमीय गति वाले जो भी उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण बन जाएंगे? एक सरल रेखीय गति के उदाहरण बन जाएंगे। सरल रेखीय गति स्थानांतरीय गति का एक प्रकार है। कदम ताल करते हुए सैनिकों की गति। सैनिक हमेशा सीधी रेखा में कदम ताल करते हैं तो सरल रेखीय गति है। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु की गति और समतल सड़क पर कार की गति क्या कहलाती है? आपकी सरल रेखीय गति करती है। यानी एक सरल रेखा में जो गति होती है उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद में बात करें वक्रीय गति। कौन सी गति? वक्रीय। नाम ही क्या है? वक्रीय का मतलब वक्र, वक्राकार पथ। कैसा पथ? वक्राकार या वर्ताकार पथ। जब पिंड किसी घुमावदार पथ पर गति करता है, यानी जो घुमावदार पथ होता है उस घुमावदार पथ पर जो गति होती है उसको बोलते हैं वक्रीय गति। जो घुमावदार गति होती है, यानी घुमावदार जो आपका पथ होता है, जैसे कोई सड़क घूमती है तो वहाँ जो गति होती है उस गति को बोलते हैं कौन सी गति? आपकी वो गति है वक्रीय गति। इस गति में पिंड की दिशा के साथ वेग भी परिवर्तित होता है। दिशा के साथ इस गति में क्या परिवर्तन होता है? वेग में परिवर्तन होता है। ये विशेष बात आपको याद रखनी है कि वक्रीय गति में क्या होता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वस्तु का मतलब पिंड। पिंड एक वस्तु है, पिंड कहते हैं फिजिक्स की भाषा में वस्तु को। इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं? घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई जो कार है वो डॉल्फिन द्वारा समुद्र में जो गोता लगाने की प्रक्रिया ऐसे लगाती है ना, डॉल्फिन समुद्र में गोता, तो ये कौन सा पथ बन रहा है? वक्रीय पथ बनता है। तो ये गति कौन सी है? वक्रीय गति। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने इसमें जो आपका पथ के आधार पे थी उसमें स्थानांतरीय गति थी, उसमें दो पढ़ा, एक सरल रेखीय गति और एक आपकी वक्रीय गति। उसके बाद में चलते हैं आगे वृत्तीय गति। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वृत्तीय गति के क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में कुछ आवर्त काल आवर्त वो भी मैं बताऊंगा आपको। पिंड वर्ताकार पथ पर गति करता है। कौन से पथ पर गति करता है? वर्ताकार पथ पर। वर्त आप सभी जानते हो, वर्त होता है उसका एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र से ये सभी जो दूरियां होती है ये दूरियां समान दूरियां होती हैं। इन सभी दूरियों को मैं आर्त कह देता हूँ। यानी किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्त के जो पथ होता है, परिधि होती है, उस परिधि पे गमन करते हैं, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। पिंड किसी भी समय केंद्र से समान दूरी पर होता है। यानी वृत्तीय गति के अंदर जो केंद्र है वहां से किसी भी समय अपन देखें तो उस जो पिंड की दूरी है वो दूरी समान बनी हुई रहती है। वर्ताकार पथ पर धावक की गति, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? वर्ताकार पथ पर धावक की गति। वर्ताकार पथ होता है ना, इसके ऊपर कोई धावक दौड़ रहा है तो उस धावक की जो गति है वो कौन सी गति का उदाहरण है? वृत्तीय गति का। क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य केंद्र में होता है, उसके चारों ओर कौन गति करती है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये सारी किसके उदाहरण है? वृत्तीय गति के उदाहरण। ध्यान रखना, वृत्तीय गति और घूर्णन गति ये दो ही कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने वृत्तीय गति आपको बता दी है कि वृत्तीय गति के अंदर क्या होता है? पिंड केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि घूर्णन गति में केंद्र उसके बीच में होता है, केंद्र के चारों ओर घूमता है। क्लियर है?
उसके बाद में अगली चौथी गति है अनियमित गति। अनियमित गति का मतलब पिंड अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित जो गति करता है उसको ही बोलते हैं अनियमित गति। इसे ब्राउनीय गति या जिगजैग गति भी कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षियों की गति, आकाश में पक्षियों की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है अनियमित गति। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर आपकी त्रिविमीय गति के जो उदाहरण है, कौन से त्रिविमीय गति के उदाहरण हैं बच्चों, वो सारे उदाहरण आपके अनियमित गति के उदाहरण बन जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद में घूर्णन गति। पहले स्थानांतरिय गति पढ़ ली अपन ने, अब पढ़ेंगे घूर्णन गति। कौन सी गति है, घूर्णन गति। पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है। अक्ष का चारों ओर का मतलब ये जो पृथ्वी है ये यहाँ पर एक तो होती है ऐसे चक्कर लगाई जैसे सूर्य है, एक तो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक होती है एक अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई पे भी घूमती है। घूमने के कारण तो क्या बनता है, उसके कारण तो दिन रात बनता है, दिन रात, जिसके कारण ये क्या होता है यहाँ पर सूर्य का सीधा प्रकाश आता है, तो इससे घूमने के कारण तो दिन रात बनते हैं। और ये चक्कर लगा के बनती है, इससे क्या बनता है, वर्ष बनता है। इससे क्या बनता है, 365 वर्ष बनता है। तो ये जो चक्कर लगा के आ रही है ना, यहाँ इसका केंद्र तो ये केंद्र है, तो ये केंद्र तो इसके बाहर हो गया, वस्तु पिंड के बाहर हो गया, इस पिंड के बाहर हो गया ये केंद्र, तो ये तो है वर्तीय गति। और अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है तो केंद्र इसके अंदर है, तो केंद्र अंदर है, तो ये गति है घूर्णन गति। पिंड का अक्ष केंद्र पिंड के अंदर स्थित होता है, यानी उस पिंड के अंदर। जैसे मैं कोई लट्टू ले लूँ और उसकी गति को करवाऊँ, तो ये घूर्णन गति का उदाहरण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लट्टू है, तो इसको इसके चारों ओर ऐसे ही घुमा रहा हूँ मैं, तो ये इसके चक्कर घूम रहा है, तो ये घूर्णन गति का उदाहरण है। क्लियर है। चलो जी, इसके उदाहरण है वाहनों के पहिए की गति। वाहनों के पहिए की गति यानी जो वाहन का जो केंद्र बिंदु होता है पहिया, वो यहाँ ऐसे रहता है, तो अंदर हो गया ना इसके, तो इस पहिए की जो गति हो गई वो वाहनों के पहिए की गति। पृथ्वी का घूर्णन करना, वृत्तीय गति का उदाहरण भी है पृथ्वी, और ये लट्टू की गति और पंखे की गति। पंखे बीच में स्थिर होता है, उसके चारों ओर से घूमता है, तो केंद्र अंदर हो गया। उसके बाद में अगली है दोलन या कंपन गति। कौन सी गति है, दोलन या कंपन गति। पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द या ऊपर नीचे गति करे। यानी जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, यानी यहाँ लटका दिया मैंने ये पेंडुलम m द्रव्यमान का, जिस पे तुरंत रखता है। अब ये ऐसे गति करता है, तो ये इसकी माध्य स्थिति है, इसके चारों ओर यहाँ तक ये गति करता है। ये चारों ओर जो गति करता है ना, इस गति को कौन सी गति कहते हैं, तो इस गति को बोलते हैं दोलन या कंपन। ये तो दोलन है। और कंपन कब होगा, जब तार को मैं खींच दूं, बिल्कुल खींचा हुआ तार यहाँ तक ऐसे गति करता है ना ऊपर की ओर, तो उसके कारण कौन सी गति होती है, कंपन गति। और ये कंपन जहाँ उत्पन्न होता है, जैसे सितार है, गिटार है, सितार है, गिटार है। आप जीके में पढ़े तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र, जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं ना, उन तत्वाद्य यंत्र का जो तार होता है वो कंपन करता है, उस कंपन के कारण ध्वनि आती है, तो वो कंपन गति है वहाँ पर। इसके उदाहरण है घड़ी के पेंडुलम की गति। कौन सा उदाहरण है, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, सितार के तार की गति। स्प्रिंग को खींचकर यदि छोड़े, एक हिस्से को रख दे, दूसरे को खींचकर छोड़े, तो वो उसके इर्द गिर्द ऐसे गति करती है। तो ये सारे किसके उदाहरण है, दोलन गति के उदाहरण। किसके उदाहरण है, दोलन गति के उदाहरण आपके। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया करो आप लोग। उसके बाद में है बात करेंगे प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति, प्रक्षेप्य गति। चौथा है प्रक्षेप्य गति। जब पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो वह गुरुत्व के अधीन गति करती है, उसको बोलते हैं कौन सी गति। जैसे ये कोई अक्ष था, यहाँ से कोई व्यक्ति थीटा कोण बनाते हुए, यदि यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए ये गति करवाता है, तो ये गति होती है ना, ये प्रक्षेप्य गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। जो प्रक्षेप्य का पथ होता है ये परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ पूछ सकता है आपको कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, वर्ताकार होता है, सॉरी परवलयाकार। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद में जैसे तोप का गोला, उदाहरण किसके, इसके तोप का गोला। छक्का मारने पर बॉल की जो गति, भाला फेंकना, छूटने के बाद रॉकेट की गति, इस प्रकार से करते हैं ना ये सारी गति, इस प्रकार से।
यानी एक बार उच्चतम बिंदु पे जाते हैं फिर पृथ्वी पे आकर धड़ाम से गिर जाते हैं, तो ये गति प्रक्षेपी गति कहलाती है। ठीक है, यदि प्रक्षेपी गति में त्वरण एक समान रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रक्षेपी गति में क्या एक समान बना हुआ रहता है, जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, त्वरण, वो एक समान बना हुआ रहता है। अधिकतम दूरी के लिए पिंड को 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। यदि आपको किसी वस्तु को अधिकतम दूरी पर लेके जाना है तो आपको कितने डिग्री कोण पे उसको फेंकना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पे फेंकना चाहिए। कई बार ये सीधी बात पूछ ली जाती है, क्यों? क्योंकि आर मैक्सिमम यानी का सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब अपन जानते हैं साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होगा, तो साइन 2 थीटा यानी साइन मैक्सिमम कहाँ होता है, साइन मैक्सिमम होता है साइन 90 पर। कहाँ होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब ये 90 2 थीटा है, तो 90 कब बनेगा, जब थीटा बराबर में कितना रखूंगा 45, तो 45 को डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 90। तो आर मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से निकाला जाता है। तो आर मैक्सिमम के लिए आपको 45 डिग्री के कोण पे फेंकना चाहिए। यदि अधिकतम ऊंचाई देखनी है आपको, यानी ऐसे ये मैक्सिमम जो पता है इसकी हाइट देखनी है, तो हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब यदि मुझे ये बताओ आपको क्या करना है कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु को फेंकना है, तो भी साइन आ रहा है तो साइन का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन मैक्सिमम वही 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री थीटा का मान केवल अब की बार 90 ही रखना पड़ेगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए सीधा फेंकना पड़ेगा, 90 डिग्री के कोण पे फेंकोगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। और अधिकतम दूरी तक फेंकना है, अधिकतम दूर फेंकना है तो 45 डिग्री के कोण पर, अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री के कोण पर। और उड्डयन काल, ये कौन सा काल है सर? देखो उड्डयन काल होता है हवा में रहने का समय। उड्डयन काल क्या है, वस्तु हवा में कितनी देर रहेगी, तो ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। यानी जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान तो फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और u क्या है, जिस वेग से आपने वस्तु फेंकी है वो वेग है, तो 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये थी 4 गतियां आपकी किसके आधार पर, पथ के आधार पर। उसके बाद में अपन बात करेंगे दोहराव के आधार पर। किसके आधार पर, दोहराव के आधार पर। सबसे पहले आवर्ती गति, पिंड द्वारा एक ही पथ में निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति कर ले। निश्चित समय के बाद में वापस अपना जहां से शुरू हुआ था वहां पर यदि वापस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आवर्त कर लिया उसने। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो 365 दिन बाद ये अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है, तो यह आवर्ती गति का भी उदाहरण हो गया। उसके बाद में जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी की जो सुइयां होती है वो सुइयां निश्चित समय के बाद जहां शुरू होती है वहां आ जाती है क्या, बिल्कुल आ जाती है। तो आपको ऐसे पूछ ले कि घड़ी की विभिन्न सुइयों की जो गति है वो कौन सी गति है, तो वो आवर्ती गति है। कौन सी गति है, आवर्ती गति है। क्लियर है क्या? चलो जी, बहुत अच्छा। अब आपको पूछ ले कि सेकंड वाली जो सुई है, कौन सी, सेकंड वाली सुई, उसका आवर्ती काल कितना है, तो उसका आवर्तकाल कितना है, तो आप कह दोगे 60 सेकंड में वो एक चक्कर लगा लेती है। 60 सेकंड में एक चक्कर। मिनट वाली सुई 60 मिनट में लगाती, घंटे वाली सुई 12 घंटे में लगा देती। उसके बाद में सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति और आवर्त गति में इतना ही डिफरेंस है कि सरल आवर्त गति पिंड माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करता है, यानी उसकी एक माध्य स्थिति होगी। जैसे पेंडुलम की जो गति होती है ना, वो पेंडुलम की जो गति होती है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति का मतलब होता है गति करना बंद करेगा तो वह अपने मध्य बिंदु में आकर ठहर जाएगा। क्लियर है? तो घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति और एक सरल लोलक होता है उसकी गति। क्लियर है क्या? सरल लोलक को के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, चलो बाद में चर्चा कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन और देख लेते हैं, दूरी और विस्थापन। क्या देख लेते हैं, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या चीज होती है, विस्थापन क्या चीज होती है। देखो दूरी होती है आपने जिस बिंदु से चलना शुरू किया है वहां से शुरू होकर आप घूमते फिरते ठहरते फिरते कहां तक जाकर अंत तक चले गए और वापस अपने बिंदु पर आ गए, तो आपने कितनी टोटल दूरी तय की गई। तो पथ की, वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है दूरी। जैसे मैं कहूँ
जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लो, कोई व्यक्ति इधर गया 4 मीटर और इधर गया 3 मीटर, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की गई, ए से बी गया, बी से सी, तो आपने कहा ए से बी 4 + 3 कितनी 7 मीटर इसकी ने कुल दूरी तय की। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, सीधी जो दूरी होती है ना वो विस्थापन होता है। तो सीधी दूरी ये यहाँ है, तो ये दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये कितनी आएगी 5 मीटर, तो विस्थापन कितना आया 5 मीटर आ गया। क्लियर है। विस्थापन होता है वो सीधी दूरी होती है, जबकि दूरी होती है वो संपूर्ण पथ की लंबाई होती है। विस्थापन सदिश राशि होता है, मात्रा की क्या होता है, मीटर होता है। एक विशेष बात और ध्यान रखना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर है। अब ये भी एक फॉर्मूला है कि दूरी का परिमाण ले, अपन दूरी का क्या ले लें, परिमाण ले लें, वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, विस्थापन के, किसके, विस्थापन के। यानी मैं कह सकता हूं कि विस्थापन का परिमाण हमेशा दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है, कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है। विस्थापन सदैव दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल शून्य भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक आर त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या का, एक कैपिटल आर त्रिज्या के अर्धवर्त, अर्धवर्त जानते हो ये, अर्धवर्त पर एक चक्कर के बाद, एक चक्कर यानी यहां से यहां के बाद में विस्थापन तो कितना होगा और दूरी कितनी होगी। तो दूरी तो क्या हो गई, यहां से शुरू हुआ तो ये यहां गया और यहां आ गया, तो ये क्या हो गया, पाई आर हो गया क्या, और ये यहां से यहां तक क्या होता है आर, और ये आर, तो टोटल कितना हो गया पाई आर प्लस 2r। आर का मान बड़ा आर रखना है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर प्लस में 2r, आर ले लिया कॉमन, जैसे आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, और ये पाई का मान 22/7 रखेंगे, प्लस 2 जोड़ लो, 7 दूनी 14, 22 में 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36/7, और ये आर। तो ये क्या आ गई, कुल दूरी आ गई। लेकिन विस्थापन में पूरा चक्कर लगा दिया, पूरा चक्कर लगा दिया तो जहां शुरू था वहां ही आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह हो गया, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई कि चली गई दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है, एक वर्त पे चला देता है आपको। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं एक समझा देता हूँ आपको अलग से कि ये कोई आर त्रिज्या, शायद पिछली बार 3rd ग्रेड में भी आया था, ये कोई आर त्रिज्या का क्या है, वर्त है। यदि आप इसके ऊपर आधा चक्कर लगाओ, कितना चक्कर लगाओ, आधा चक्कर लगाओ, तो यहाँ पहुँच गई ए बिंदु से यहाँ बी बिंदु पर आ गए, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, तो ये आर और ये आर, सीधा विस्थापन तो कितना हो गया 2r। लेकिन आपकी दूरी यहां से यहां तक की हुई तो टोटल 2πr होता है, तो आधा कितना हो गया पाई आर। क्लियर है, ये कहानी आपको समझनी है। और इसके ऊपर पूरा चक्कर लगा लेंगे, पूरा चक्कर लगा लेंगे तो शून्य तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी 2πr हो जाएगी। क्लियर है, किसी भी पथ के लिए निकाल सकते हो, ज्यादातर वर्ताकार वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसकी, चाल और वेग की, किसकी, चाल और वेग की। चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। यह भी अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन कैसा है, वेग, विस्थापन सदिश तो वेग भी सदिश, और मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर होता है दूरी बटेवा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटेवा समय। उसके बाद में त्वरण, त्वरण क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को कर दो 0 और समय का लगा दो भाग, तो क्या आ जाएगा त्वरण A बराबर V। V क्या है अंतिम वेग, U क्या है प्रारंभिक वेग। देखो ब्रेक लगाने की बात करें, वस्तु रुके तब तो क्या हो जाएगा, जो ये अंतिम वेग है ना V, इसका मान 0 होता है, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है और वो चलना शुरू करती है तो प्रारंभिक वेग का मान क्या लेना होता है, आपको 0 लेना होता है। क्लियर है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वेग घटता जाता है तो उसको मंदन की अवस्था कहते हैं, यानी मंदन हो गया उसमें, यानी यदि ऋणात्मक आए एक्सीलरेशन यानी ऋणात्मक आया आपका त्वरण, तो उसको मंदन बोलते हैं। नेक्स्ट है गति के समीकरण।
तो गति के समीकरण 3 है, गैलीलियो ने दिए थे भाई। गति के समीकरण किसने दिए? गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए। कितने? पहला है v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है? वेग है, तो वेग। t क्या है? समय। तो ये वेग और समय को दर्शाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि गति का कौन सा नियम है, सॉरी कौन सा समीकरण है जो वेग और समय के मध्य ग्राफ को दर्शाता है? तो ये पहला है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s क्या है? तो s है दूरी। दूरी का मतलब उसकी स्थिति। दूरी का मतलब क्या है? कितनी स्थिति है। तो ये स्थिति और अंत में कौन है? समय। तो स्थिति और समय के मध्य जो ग्राफ को दर्शाने वाला है या संबंध को दर्शाने वाला गति का कौन सा नियम है? दूसरा, सॉरी समीकरण, नियम याद आ रहे हैं। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। s क्या है? तो प्रारंभिक कौन है? वेग है। अंतिम कौन है? स्थिति। तो वेग और स्थिति में ग्राफ दर्शाने वाला गति का तीसरा समीकरण। तीनों में मैं कुछ चीजें बता देता हूं। v क्या है? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? u प्रारंभिक वेग है। चलो जी, s क्या है? दूरी या स्थिति है। a क्या है? त्वरण है। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? समय। t क्या है? समय। इतने ही काम में आए थे। v बराबर, पहला था v बराबर u प्लस ए टी, फिर क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद में था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a और s। ये लो जी, क्लियर है। ये गति के, इनके द्वारा कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करा सकता है या आपको ऐसे पूछ सकता है गति का कौन सा नियम है। ठीक है, अब है गति के नियम। अब क्या आपके सामने गति के नियम। गति के नियम किसने दिए भाई? सबको पता है, प्रत्येक बच्चे को पता होता है। 3 नियम है, न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या चीज है? जड़त्व द्रव्यमान है भाई। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान। क्लियर है। बल की परिभाषा देता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बल की परिभाषा को कौन सा नियम देता है? गति का पहला नियम बल की परिभाषा को दर्शाता है। कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, ये बात कहता है गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये गैलीलियो ने कहा था कि कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वो क्या है? स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि वह गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। पहला नियम यही कहता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है। ये कौन सा नियम कहता है? गति का पहला नियम। इसके उदाहरण क्या है? दरी पट्टी को पीटने पर धूल के कण है वो उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि दरी है वो गतिशील हो जाती है लेकिन धूल के कण स्थिर रहना चाहते हैं। अचानक गाड़ी चलाने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह पहले विराम में था तो वह विराम में बना हुआ रहना चाहता है, जबकि गाड़ी गतिशील हो जाती है। अचानक ब्रेक लगाने पर क्या करने पर? अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ब्रेक अचानक लगाया तो वस्तु चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, तो वो चलना ही चाहती है। व्यक्ति भी चलना चाहता था, ब्रेक लगाया, वो चलना चाहेगा तो वह आगे की ओर गिर जाएगा। घुमाव पर गाड़ी घूमने पर यात्री विपरीत दिशा में झुकना चाहता है, क्योंकि यात्री उसी दिशा में गतिशील रहना चाहता है, जबकि बस घूम जाती है। और कांच को पत्थर मारने पर टूट जाता है, जबकि गोली मारने पर क्या हो जाता है? छेद। क्योंकि पत्थर मारते हैं तो पत्थर का वेग धीरे होता है तो वह टूट जाता है, जबकि स्पीड से होता है तो वो जितना क्षेत्र उसके संपर्क में आता है वह क्षेत्र गति करके आगे निकल जाता है। शेष भाग स्थिर रहना चाहता है तो स्थिर का स्थिर रह जाता है। बहुत आसान चैप्टर गति वाला। उसके बाद में पेड़ हिलाने पर फल नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने पर फल नीचे, क्योंकि पेड़ की टहनी गतिशील हो जाती है, पत्ते गिर जाते हैं। वो एक ही बात है भाई, स्थिर रहना चाहते हैं। इसके अलावा आपने एक देखा होगा, यदि खूब सारे मैं सिक्के लगा दूं ऐसे, और नीचे वाले सिक्के को स्पीड से गति मार दूं तो शेष सिक्के वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसे ही कोई ग्लास है, जैसे ये यहाँ, इसके ऊपर में कोई कार्डबोर्ड रखा, फिर एक सिक्का रखा, कार्डबोर्ड को स्पीड से मार देता हूँ तो वो क्या हो जाता है? तो वह भी इस सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। फिर है गति का द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, या संवेग संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण भी कह सकते हैं।
किसी वस्तु का जो बल है, किसी वस्तु का बल वस्तु के संवेग परिवर्तन के हमेशा समानुपाती होता है, यानी असमानुपाती होगा डेल पी अपॉन डेल टी। परिवर्तन P बराबर क्या होता है, तो आप कहते हो सर P बराबर एम वी, तो मैंने कहा F समानुपाती क्या हो गया, डेल एम वी अपॉन डेल टी। लेकिन आपने कहा सर m तो द्रव्यमान है, m तो क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी बदल सकता है। आप कहोगे सर नहीं बदल सकता द्रव्यमान, तो ठीक है नहीं बदल सकता, तो इसको बाहर पटको, m डेल v अपॉन में डेल टी, डेल वी अपॉन में डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो F समानुपाती क्या हो गया, एम ए हो गया, एम ए यानी क्या हो गया, एम ए क्या है, त्वरण, तो एम जी भी कह सकता हूँ, एम जी कह सकता हूँ। तो एम जी और एम ए तो एक ही बाहर है, इसका मतलब बाहर से क्या लगेगी, व्यक्ति को चोट लगेगी। तो F बराबर के एम ए, के का मान 1 रख लो, तो F बराबर क्या आ गया, एम ए। ये क्या है, बल का सूत्र। तो द्वितीय नियम बल का क्या देता है, सूत्र देता है। यह बल का सूत्र उत्पन्न करता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यानी जहां पर भी चोट लगने की बात होती है ना, आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां पर चोट लगने की बात हो, तो वहां पर आपका कौन सा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगता है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम है भाई, तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसको। कौन सा नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। बल की क्रिया को दर्शाता है, ये बल की क्या दर्शाता है, क्रिया को। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान परिमाण का विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है समान परिमाण की। इस नियम के कारण ही अपन चल पाते हैं। अपन क्या करते हैं, चल पाते हैं। सबसे पहले अपने चल पाते हैं, ठीक है। वायुयानों की गति, वायुयान की गति में तृतीय नियम लगता है। चप्पू चलाने वाला नाव आगे बढ़ती है, बंदूक की गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है और गोली बहुत आगे की ओर चली जाती है। यहाँ पर क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण भी लगता है। क्या लगता है, रेखीय संवेग संरक्षण, यानी m1 v1 बराबर होता है m2 v2 के बराबर होता है। अब यदि गोली का बार छोटा होता है, ये थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ मैं क्या सिस्टम होता है कि m1 v1 संवेग बराबर है, यानी p1 बराबर क्या हो जाएगा, p2, तो p बराबर mv और यहाँ mv, इसका नाम m1 कर दूं, m2 कर दूं, m1 v1 बराबर m2 और v2। अब आपने कहा m1 क्या थी, बंदूक, और v1 बंदूक का वेग बराबर m2 और v2, इन दोनों का गुणा बराबर हो गया। अब मैंने कहा यदि बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है, तो फिर द्रव्यमान ज्यादा है तो ये मान लो 10 है, तो ये v1 बराबर m2, गोली का ऐसे मान लो 100 मान लो, बंदूक वाला ले लेता हूं, और बंदूक का वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये 200 हुआ, 200 बराबर 10 गुणा v1, तो 0 से 0, यानी v1 का मान कितना आया, 20 आया। इसका मतलब क्या समझे, यानी जिसका भार ज्यादा हो जाएगा, जिसका भार ज्यादा हो जाएगा उसका वेग कम हो जाएगा, यही बात है। इस सूत्र से आप कई क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया का होता है माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हो, क्योंकि बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है, तो एक का वेग क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो m1 v1 बराबर माइनस का m2 v2। इससे कोई न्यूमेरिकल भी बना सकता है, जैसे कोई बंदूक की गोली इतने ग्राम की है, इस वेग से चल रही है, यदि बंदूक इस वेग से पीछे आती है तो बंदूक का भार क्या है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकल। तो फॉर्मूले याद होते तो निकल जाते हैं। m1 v1 बराबर m2 v2 रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित तो होता है। क्लियर है, आपको पूछ ले कौन सा नियम रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, और संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। एक्स्ट्रा चीज फैक्ट याद कर लो, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। किसको कहते हैं, संवेग, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये अपनी क्या हो गई, गति एंड गति के नियम, गति एंड गति के क्या हो चुके हैं भाई, नियम हो चुके हैं। अब अपने पास में आपको दे रखा है बल। पहले चैप्टर में अपने को क्या क्या दे रखा था, पहले में अपने को दे रखा है बल, गति एवं गति के नियम, एवं गति के नियम। तो अपन ने इनमें से क्या कर लिया, गति कर ली, गति के नियम कर लिए। अब अपने को क्या पढ़ना है, बल पढ़ेंगे और बलों के प्रकार, बल पढ़ेंगे और बलों के
प्रकार पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, बलों के प्रकार पढ़ेंगे। उसके अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण वाला है, गुरुत्वाकर्षण केपलर के नियम। क्लियर है? तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है शेयर, लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि क्लास कैसे लगी। इतना आप कर लोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम सा।